और इतिहास की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इतिहास विषय तथा इतिहास में साक्ष्यों का महत्व। इतिहास शब्द इति, है तथा आस, इन तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। यह स्पष्ट है कि इतिहास पूर्वजों का अध्ययन करता है। इस अध्ययन के अंतर्गत वह उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों, उसके द्वारा निर्मित विविध राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं तथा उसकी विविध मान्यताओं की चर्चा करता है। इतिहासकार को अतीत प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं होता, अपितु अतीत से प्राप्त के विषय में उसे कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर वह अतीत का निर्माण करता है। ये साक्ष्य जिनके आधार पर इतिहास लिखा गया या जाना गया हमें सरलता नहीं हुआ, और इसीलिए कुछ समय पूर्व तक विदेशी विद्वानों की यह मान्यता थी कि भारतीयों का कोई इतिहास ही नहीं है। यह विचारधारा पाश्चात्य इतिहासकारों की शायद इसलिए है कि प्राचीन भारतीयों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक प्रधान था। वास्तव में यदि तिथिक्रम के प्रश्न को पृथक कर दिया जाए तो यह निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि प्राचीन इतिहासकारों में इतिहास बुद्धि का अभाव था, अपितु यह प्रमाणित होगा कि भारत के प्राचीन मन्यों में बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री निहित है, जिसे विविध रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। ये साक्ष्य विविध रूपों में होते हैं, यथा साहित्यिक रचनाएं अथवा दस्तावेज, स्मारक, सिक्के, लेख आधार बनाकर इतिहासकार अतीत में जो कुछ घटित हुआ उसको एक सरलता से ग्रहण करने योग्य रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है। इतिहासकार साक्ष्यों को अत्यंत पवित्र मानता है और अपने प्रत्येक मत एवं कथन के समर्थन में यह किसी न किसी साक्ष्य का हवाला देता है। इतिहासकार कभी भी केवल कल्पना के आधार पर कोई बात नहीं कहता। इस प्रकार इतिहास में साक्ष्यों का महत्व वैसा ही होता है जैसा कि अदालत में अपनी बात के समर्थन में वकील द्वारा दिए गए सबूतों का। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण। जहां तक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का प्रश्न है, इन्हें मुख्य रूप से निम्न वर्गों के अंतर्गत विभक्त किया जा सकता है: पुरातात्विक, साहित्यिक, विवरण, आश। 1. पुरातात्विक प्राचीन भारतीय इतिहास के ऐसे कई युग हैं जिनके विषय में हमें मुख्य रूप से पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त सूचनाओं से जानकारी मिलती है। भारत के प्रागैतिहासिक काल के विषय में हमारी संपूर्ण जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य के ऊपर ही आधारित है। भारतीय सभ्यता के प्रथम चरण सैंधव सभ्यता के विषय में हम कुछ भी नहीं जान पाते यदि इसके विषय में हमें पुरातात्विक साक्ष्य से सहायता नहीं मिलती। ऐतिहासिक काल में भी कई स्थानों के पुरातात्विक उत्खननों से हमें ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं जिनके विषय में अन्यथा हम कभी नहीं जान पाते। शिशुपालगढ़, राजगृह, अरिकामे इत्यादि ऐतिहासिक युग के स्थानों पर उत्खनन कार्यों से हमें तत्कालीन युग के विषय में बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। पुरातात्विक साक्ष्य कई रूपों में मिलते हैं, जैसे वर्तन मूर्तियां, भवन, अभिलेख, हथियार और औजार आदि। इनसे सामान्य जनजीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश पड़ता है। ये साक्ष्य इस दृष्टिकोण से साहित्यिक साक्ष्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं कि इनमें किसी प्रकार का अतिशयोक्ति वर्णन नहीं होता, जो कि साहित्यिक कृतियों की ऐतिहासिकता में विशेष बाधा के रूप में दिखाई पड़ता है। कभी कभी इन साक्ष्यों से मनुष्यों की मान्यताओं और मूल्यों के विषय में भी अनुमान लगाया जा सकता है। अभिलेखिक साक्ष्य। इस साक्ष्य के अंतर्गत वह सामग्री आती है जो हमें साहित्यिक प्रणतों के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में लिखी हुई प्राप्त होती। इस साक्ष्य के मोटे तौर पर ये उपभेद किए जा सकते हैं: 1. गुफालेख, 2. शिलालेख, 3. स्तंभ लेख तथा 4. ताम्रपत्रों पर अंकित लेख। इन लेखों में कुछ राजशासन अथवा राजाझाएं हैं, कुछ दान लेख है तथा कुछ प्रशस्तियां हैं। इस प्रकार इन लेखों के विषयों में बड़ी विविधता मिलती है। इतिहास के साक्ष्य के रूप में इनका महत्व इसलिए और अधिक है क्योंकि ये उस समय के साक्ष्य होते हैं। प्राचीन भारत के कई लेखों से न केवल विविध राजनीतिक महत्व की समस्याओं पर प्रकाश पड़ता है, अपितु तत्कालीन साहित्य, संस्कृति एवं जनजीवन के अन्य पक्षों पर भी इनसे महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। इन लेखों में शासकों के नाम,
शासन वंश, तिथि और समसामयिक घटनाओं का विवरण मिलता है। कभी कभी इन लेखों से साहित्यिक मंथों द्वारा पहले से वर्णित सूचनाओं का समर्थन होता है, जिससे इतिहासकार उस विषय पर और भी अधिक निश्चित मत बना सकता है। उदाहरण के लिए, मौर्यकालीन प्रशासन अथवा जनजीवन के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज के इंडिका से जो जानकारी मिलती है, अशोक के लेखों से उनका प्राय समर्थन होता है और इस प्रकार प्राप्त ऐतिहासिक सूचना और अधिक प्रामाणिक बन जाती है। हर्ष के विषय में बाण के हर्षचरित से जो सूचनाएं मिलती हैं, हर्ष के लेखों से उनका समर्थन होता है। अशोक के व्यक्तिगत नाम के विषय में सबसे पहले उसके मास्की लेख से सूचना मिली। इसी प्रकार हेलियोडोर के बेसनगर अभिलेख, मध्य प्रदेश में आधुनिक विदिशा से यह महत्वपूर्ण सूचना मिलती है कि इस लेख के समय तक भागवत धर्म इतना लोकप्रिय हो चला था कि विदेशी लोग भी इसे स्वीकार करने लगे थे। अशोक के लेख संख्या में इतने अधिक हैं तथा उनमें मिलने वाली सूचनाएं इतनी विशद और महत्व की है कि उन्हें स्वयं में एक साहित्य का नाम दिया जा सकता है। भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण शासक तथा सामान्य रूप से मौर्य शासन वंश के विषय में इनसे जो महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं, उनके बिना इस संबंध में हमारी जानकारी मर्वथा अधूरी रहती है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बिना हम इस महत्वपूर्ण शासक के विषय में कुछ भी नहीं जान पाते। यही बात हम कलिंग के शासक खारवेल के विषय में कह सकते हैं, जिसके विषय में हमारी सूचना का आधार हाथी गुम्फा अभिलेख है। कभी कभी लेखों में लेख के जारी करने वाले शासक के नाम के अतिरिक्त उसकी वंशावली भी दी गई रहती है। उदाहरण के लिए, रुद्रदामन के लेख से यह ज्ञात होता है कि वह जमदामन का पुत्र और चटन का पौत्र था। वंशावली की यह परंपरा गुप्त लेखों में अपनी चरम सीमा पर दिखाई पड़ती है। वंशावली की सहायता से इतिहासकारों को उत्तराधिकार क्रम समझने में बड़ी सहायता मिलती है। शासकों के नामों के आगे दी गई उपाधियों से यह जानने में सहायता मिलती है कि वे प्रभुता संपन्न और स्वतंत्र शासक थे। और इतिहास की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।